आपका शुरू किया गया था, ये पुलिस एक्ट आपका शुरू किया गया था, और उसमें जो बातें आपका बताई गई थी फिर एक बार दोहरा दिया जाए, 2-4 मिनट तब आगे बढ़ा जाए। देखिए, पहला आपका बताया गया कि ये जो कानून है आपका अंग्रेजों द्वारा बनाया गया 1861 में, यानी कि पुलिस एक्ट 1861। फिर आपका बताया गया था कल कि जब अंग्रेजों द्वारा ये कानून बनाया गया तो वर्तमान में कॉन्स्टिट्यूशनल बेस क्या है इसे भारत में बने रहने का या इनफोर्स रहने का, तो वह आर्टिकल 372 हम बताए थे कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को ये जो माने आर्टिकल हैं ये एडाप्ट करता है या ग्रहण करता है, और ये बता देता है कि जब तक कि संविधान सभा या सक्षम प्राधिकारी किसी कानून को जो 26 जनवरी 1950 के पहले का था रिपील या निरसित न कर दे, तब तक वे कानून भारत में इनफोर्स रहेंगे, यानी कि लागू रहेंगे। फिर हम बताए कि भाई रिपील किया गया है, आगे बैठिए आके इधर या इधर बैठिए, थोड़ा और आगे कर बैठिए और थोड़ा उधर फिर आपका बताया गया कि आर्टिकल 395 के तहत दो कानून ही केवल संविधान सभा ने रिपील किया था, वह भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935, यानी कि पुलिस एक्ट को संविधान सभा ने रिपील नहीं किया। अब ये है कि भाई अब आगे बताया गया था आपका कुछ सामान्य बातें, उसी में हम जो आगे अब बढ़ेंगे आपका जो पुलिस प्रशासन और पुलिस व्यवस्था है वह आपका किसका विषय है इस पर बढ़ा जाए। देखिए, इस पर भी आजकल वर्तमान समय में एक क्वेश्चन प्री में बन रहा है। ये जो पुलिस प्रशासन है ये राज्य का मामला है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि पुलिस जो व्यवस्था है वह स्टेट का मामला है, राज्य का मामला है। वर्तमान समय में अभी हम आएंगे। अब आप ये सोचेंगे कि जब राज्य का मामला है पुलिस स्टेट, तो इस पर संघ ने कैसे कानून बना दिया ये हमें देखना है, और फिर वर्तमान समय में आखिर जो पुलिस व्यवस्था भारत में है राज्यों में वह कहाँ प्रावधानित है, ये दो पॉइंट अभी याद रखना है। तो पहला पॉइंट हम चलते हैं आपका वर्तमान समय को ही उठाते हैं। देखिए, हमारे संविधान में आपका 12 अनुसूचियां हैं, और 12 अनुसूचियों में शेड्यूल नंबर 7 उठाना है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनने का पूरा चांस है। वर्तमान समय में एक क्वेश्चन आपका बन रहा है। आपका 7वीं अनुसूची में 3 लिस्ट दी गई हैं, यानी कि 3 लिस्ट दी गई है। एक यूनियन लिस्ट यानी कि संघ सूची दी गई है, दूसरा आपका स्टेट लिस्ट यानी कि राज्य सूची, और तीसरा कनकरेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची। अब संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संघ को है, संसद को है। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को है, और समवर्ती या कनकरेंट लिस्ट के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार आपका दोनों को है, यानी कि संघ को भी है राज्य को भी है। अब आपका यही पॉइंट उठाना है कि जो पुलिस व्यवस्था है वह किस लिस्ट में आती है। पहला क्वेश्चन ये, तो पुलिस व्यवस्था आपका स्टेट लिस्ट में आती है, ये पहला याद रखना है। यानी कि जो पुलिस व्यवस्था है वह राज्य सूची का विषय है, तो राज्य सूची का अब केवल राज्य सूची नहीं पूछ रहा है, अब जो आपका पूछ रहा है राज्य सूची का एंट्री नंबर, यानी कि प्रविष्टि संख्या या क्रम संख्या कौन है। तो क्रम संख्या भी याद करना पड़ेगा। राज्य सूची का जो क्रम संख्या है वह 2 है।
इस किधर आगे बैठे हो आकर, आप लोग पीछे नहीं जगह है तो आगे बैठिए। सोए रहते हैं क्या? बस समय से जागिए, एग्जाम नजदीक आ रहा है। अब क्या सोएंगे तो सोते रह जाएंगे। भाई 7:15 है, 1-2 दिन 1-2 मिनट और लेट ही हो जाता है। क्योंकि भाई अभी समय भी थोड़ा बढ़ाना ही पड़ेगा, और 2-4 दिन बाद अगले हफ्ते से। क्योंकि थोड़ा बहुत और समय बढ़ाना पड़ेगा। थोड़ा समय है तो हल्का सा डिटेल में भी चलना है, भले क्रैश कोर्स हो। देखिए आपका ये क्वेश्चन आ सकता है, तो याद रखिएगा राज्य सूची के किस एंट्री नंबर में इसका उल्लेख किया गया है। तो आपका जवाब रहेगा 2 में किया गया है। अब जैसे ही, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि पुलिस के लिए जो कानून बनाने का अधिकार दिया गया है, वह अधिकार आपका राज्यों को दिया गया है वर्तमान समय में। और संविधान के 7वीं अनुसूची के राज्य सूची के एंट्री नंबर 2 में इसका प्रावधान है। अब आपका जैसे ही आप पुलिस एक्ट पढ़िए, आपका कम से कम जो एपीओ के सिलेबस में है 3 कानून, और उसका प्रावधान कहाँ है। और आपका जे के लिए एक बार उत्तराखंड में सीपीसी में बना था, लेकिन 3 ही हम कानून पर ज़्यादा फोकस करेंगे। आपका एविडेंस का कहाँ प्रावधान है, सीआरपीसी का कहाँ प्रावधान है, और आईपीसी का कहाँ प्रावधान है। तीनों एक जगह रट्टा मारना है। तो साक्ष्य अधिनियम, सीआरपीसी और आईपीसी, ये न तो संघ सूची में है, न ही राज्य सूची में, बल्कि कंकरेंट लिस्ट में है। और कंकरेंट लिस्ट में है तो एंट्री नंबर आजकल पूछा जा रहा है, वो रट्टा मार कर जाइएगा, लास्ट तक हम रटवाते रहेंगे। अगर आपका आईपीसी पूछ ले तो आपका जवाब रहेगा कि समवर्ती सूची का विषय है। अगर एंट्री नंबर या क्रम संख्या या प्रविष्टि संख्या पूछ ले तो एंट्री नंबर 1 में दिया गया है। अगर आईपीसी पूछे तब, अगर यही क्वेश्चन आपका आ जाए और सीआरपीसी पूछ ले तो सीआरपीसी भी समवर्ती सूची का ही विषय है, लेकिन एंट्री नंबर उसका 2 है, यानी कि 2 है। और यही अगर साक्ष्य अधिनियम पूछ ले कि साक्ष्य अधिनियम किस सूची का विषय है, वो भी कंकरेंट लिस्ट का ही विषय है, और उसका उल्लेख आपका एंट्री नंबर 12 में किया गया है, यानी कि 12 में। तो तीनों अब याद रखना, आईपीसी किस में है, 1 में, सीआरपीसी किस में है, आपका 2 में, और एविडेंस किस में है, 12 में। ये किस सूची में तीनों है, समवर्ती सूची में। इसका मतलब ये हुआ कि इन विषयों पर विधि बनाने का अधिकार राज्यों को भी है और संघ दोनों को प्राप्त है। इसके बाद जो जे में क्वेश्चन बनता है वह जाकर सीपीसी बनता है, और सीपीसी भी कंकरेंट लिस्ट में ही है, लेकिन उसका जो एंट्री नंबर है 13 है, तो ये जे में काम करेगा। वैसे जे में भाई पूरा काम करेगा, ये तो तीनों से हैं ही। और एक आपका सीपीसी का समवर्ती सूची का एंट्री नंबर कौन रटना है, 13। अब यहीं से आपका उठाना है। आप ये कहेंगे कि जब पुलिस व्यवस्था स्टेट का विषय है और राज्य सूची के एंट्री नंबर 2 में दिया ही गया है, तो इस पर कानून बनाने का अधिकार वर्तमान समय में राज्यों का है। लेकिन जो हम पुलिस एक्ट पढ़ा रहे हैं, वह चूंकि अंग्रेजों द्वारा कानून बनाया गया, अभी हमारा संविधान बना नहीं था, तो ये कानून तो काफ़ी पहले का है, यानी कि 150 साल से अधिक का है कानून। तो ऐसी दशा में 22 मार्च 1861 ईस्वी को इस कानून का निर्माण होता है। और चूंकि पुलिस व्यवस्था राज्य का विषय है, तो संघ ने कानून तो बना दिया, लेकिन इसको लागू करना, न करना, पूरी तरह लागू करना,
संशोधन के साथ लागू करना, बिना संशोधन के लागू करना, ये राज्यों पर छोड़ दिया गया। इसका मतलब कि जो हम पुलिस एक्ट पढ़ेंगे वह एक केंद्रीय कानून है, यानी कि संघ ने ही बनाया है, लेकिन इसको लागू करना राज्यों पर छोड़ दिया गया। तो सबसे पहले आपका जो सेक्शन याद करना है 46, यहीं से उठाना है। सेक्शन 46 से दो तीन बातें आपको गौर करना है। पहली बात ये करना है कि चूंकि यह विषय स्टेट का विषय है, लेकिन ये कानून तो संघ ने बना दिया था, तो ऐसी दशा में संघ ने स्टेटों पर छोड़ दिया कि आप चाहें तो ये कानून लागू करिए या चाहें तो लागू न करिए, या तो संशोधन सहित करिए या बिना संशोधन के। अतः सेक्शन 46 में इस कानून की परिधि बताई गई है, यानी कि एरिया बताया गया है, और एरिया यह है कि इस कानून को लागू करना किस पर छोड़ दिया गया है, राज्यों पर। 46 में एक और बात महत्वपूर्ण है जो आपको जाननी चाहिए, और ये जाननी चाहिए कि राज्य को ये छोड़ दिया गया है राज्य के ऊपर कि राज्य चाहें तो इस कानून को और अच्छे ढंग से लागू करने के लिए इससे संगत नियम बना सकते हैं। यानी कि राज्य चाहें तो इस कानून के बाद भी रूल या क्या बना सकते हैं, नियम। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि राज्यों पर छोड़ा गया कि राज्य चाहें तो इस कानून को और अच्छे ढंग से इन्फोर्स के लिए इससे जुड़े हुए नियम बना सकते हैं। तो तमाम राज्यों ने बनाया। अब समस्या ये है कि उत्तर प्रदेश राज्य ने धारा 46 का सहारा लेकर नियम बनाया कि नहीं, तो बनाया। और वह जो नियम बनाया उसका नाम है उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन 1861, यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम 1861। इसमें सेक्शन नहीं दिया गया है बल्कि पैरा दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ, फिर एक बार देखिए, कि राज्यों को ये अधिकार दिया गया कि वह इस कानून को अच्छे ढंग से इन्फोर्स करने के लिए संगत नियम, इससे अटैच रूल बना सकते हैं। तो क्या हमें पूरे राज्य को नहीं देखना है, केवल उत्तर प्रदेश को देखना है? क्या उत्तर प्रदेश ने नियम बनाया कि नहीं इस धारा का प्रयोग करते हुए? तो बनाया है। और उस नियम को हम कहते क्या हैं? तो उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन, अर्थात हिंदी में उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम 1861 में यानी कि उत्तर प्रदेश ने 1861 में ही आपका नियम बना डाला, तो उसमें धारा न देकर पैरा दिया गया है। तो वही नियम आपका जो विनियम बनाया गया है, रेगुलेशन बनाया गया है, उसमें भी आपको याद रखना है टोटल 37 चैप्टर हैं और प्री में 37 चैप्टर टोटल है। आपका जो पैरा टोटल है आपका 554, यानी कि 554, और एनेक्जर यानी कि परिशिष्टि आपका दी गई है 5। तो भाई रट्टा मार कर जाइए। पहला रट्टा ये मारना है कि उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन में कुल कितने अध्याय हैं, 37। कितने कुल पैरा हैं, 554। और कितनी परिशिष्टियां हैं, तो आपका 5। ये भाई इसमें समझना नहीं है ज़्यादा, एकदम रट्टा मारना है। जैसे कल एविडेंस में बताया गया, एविडेंस में कितने भाग हैं, 3। कितने अध्याय हैं, 11। और टोटल धाराएं कितनी हैं, 167। उसी प्रकार यहाँ भी रट्टा ये मारना है, समझना ज़्यादा नहीं है। अब आइए आगे बढ़ा जाए। पुलिस एक्ट में जो संशोधन किया जा सकता है, अमेंडमेंट देखा जाए, यानी कि संशोधन देखा जाए
कि कौन कर सकता है। तो पुलिस एक्ट में जो संशोधन किया जा सकता है वह संघ द्वारा भी किया जा सकता है और राज्यों द्वारा, यानी कि संसद भी कर सकती है, राज्य विधान मंडल भी कर सकता है, दोनों मार कर आइएगा। क्योंकि ये कानून संघ ने बनाया तो संघ कर ही सकता है, और राज्य, चूंकि पुलिस व्यवस्था राज्य का अब विषय है तो राज्य भी कर सकता है। अगला नियम ये आया कि आपका अगला नियम जो हमें पढ़ना है वह पुलिस के बारे में आपका एक दो सामान्य बातें बची हैं कि जो पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी होता है वह आपका पहले पुलिस महानिरीक्षक था, लेकिन अब आपका पुलिस महानिदेशक हो गया है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी कि इसको शॉर्टकट में कहते हैं डीजीपी। तो क्वेश्चन आपका ये बनता है कि उत्तर प्रदेश में डीजीपी के पद का सृजन किस ईयर में किया गया, सन पूछा गया है। तो ईयर पूछे तो 1984, यानी कि आपका 1984 में आपका डीजीपी के पद का सृजन किया गया। भाई ये क्वेश्चन आ सकता है ये भी। जो अगला पॉइंट आपको पढ़ना है वह आपका देखना है निरसित धाराएं। बताया भी गया था कल, निरसित धाराएं यानी कि टोटल 6 धाराएं निरसित हैं और वह भी रट्टा मारना है। धारा 6 है, धारा 11 है, 38, 39, आपका 40 और 41। अब यहाँ से मॉडल कल बताया गया था। अब आइए आपका ज़्यादा पंचौरा न करते हुए पुलिस एक्ट में, पंचौरा बहुत लंबा चल जाएगा। अब आपका एक दो लाइन बताकर और प्रियम्बल से शुरू किया जाए, क्योंकि देखिए पुलिस व्यवस्था आपका अंग्रेजों द्वारा भारत में लाई गई थी, और उस समय अंग्रेजों का शासनकाल जब था तब भारत एक पुलिस स्टेट था, और अब भारत वेलफेयर स्टेट है। तो पहले तो आपको दो शब्दों को जानना है कि अगर हम कहें कि पुलिस राज्य या पुलिस स्टेट का मतलब क्या हुआ, और दूसरा वेलफेयर स्टेट यानी कि लोक कल्याणकारी राज्य का मतलब क्या हुआ। देखिए जब भी कोई पूछे कि ये राज्य पुलिस राज्य है, इसका मतलब ये हुआ कि राज्य या सरकार का केवल इतना कर्तव्य है कि विधि व्यवस्था बनी रहे, उसका शासन चलता रहे, लोगों के डेवलपमेंट से ज़्यादा लेना देना नहीं रहता। यानी कि जब सरकार का यह कर्तव्य हो कि विधि व्यवस्था बनी रहे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, कहीं उपद्रव न हो सरकार के खिलाफ, और भले विकास लोगों का हो या न हो, तो ऐसी दशा में उस राज्य को हम पुलिस स्टेट कहते हैं। और 26 जनवरी 1950 के पहले भारत एक पुलिस स्टेट माना जाता था कि हैं, क्योंकि अंग्रेजों का ये काम था कि छल बल कल द्वारा हमारा शासन भारत में क्या रहे, बना रहे। लेकिन 26 जनवरी 1950 को हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लागू कर लिया पूरी तरह से, अतः भारत एक वेलफेयर स्टेट में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि वर्तमान समय में राज्य का कर्तव्य केवल लॉ एंड ऑर्डर ही मेंटेन रखना नहीं है, बल्कि राज्य का ये कर्तव्य है कि लोगों के आपका संपूर्ण विकास, यानी कि चतुर्दिक विकास, यानी कि सार्वभौमिक विकास, यानी कि लोगों के व्यक्तित्व के विकास के लिए भी या पर्सनालिटी के विकास के लिए भी कार्य करे। अब यहाँ से संविधान में आपका जीएस में भी क्वेश्चन बनता है कि भारत एक वेलफेयर स्टेट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ वेस्टेड है, कहाँ समाहित है।
तो आप डीपीएस मार कर आइएगा, नीति निर्देशक तत्व मार कर आइएगा, यानी कि संविधान का भाग 4 मार कर आइए। 4 न दिया रहे तो अनुच्छेद दिया रहे आपका 36 से लेकर 51। अगर आपका डीपीएस न दिया रहे और प्रियम्बल या उद्देश्य का दिया रहे तब प्रियम्बल मारिएगा। ऑप्शन भी मैं बता रहा हूँ। पहली वरीयता किसको देनी है? आपका भाग 4 को। भाग 4 ऑप्शन में न रहे तो वेलफेयर स्टेट भारत हैं, ये कहाँ समाहित हैं? तो आपका प्रियम्बल में ही, यानी कि प्रस्तावना या उद्देशिका में। अब समस्या यहाँ ये आई कि अंग्रेज पुलिस का सहारा लेकर और अपना शासन चलाते थे, पुलिस को अधिकार दिए थे, और पुलिस अगर मिसकंडक्ट करती थी तो उनके खिलाफ प्रभावी कार्यवाही नहीं हो पाती थी। तो जब हम अब वेलफेयर स्टेट हो गए, लोगों को मूल अधिकार और तमाम अधिकार प्रदान कर दिए गए, तो अब ये है कि अब तो कानून में बदलाव करिए और पुलिस को भी क्या बनाइए? उत्तरदायी। यानी कि पुलिस को लाइबिल बनाइए कि अगर पुलिस वाले मिसकंडक्ट करते हैं तो ऐसी दशा में उनके खिलाफ भी कठोर कानूनी कार्यवाही की जा सके। तो इसलिए उच्चतम न्यायालय बार बार राज्यों को एडवाइजरी दे रहा है कि अब आप नया पुलिस एक्ट बना लीजिए, यानी कि अब समय आ गया है कि आप नया पुलिस एक्ट क्या करिए? बना लीजिए। तो कहा जाता है कि आपका बाप बाप रह गया और बेटा क्या हुआ? 2 कदम आगे बढ़ गया, यानी कि बाप नंबरी तो बेटा कितना नंबरी? देखिए भाई, उब गए हैं तो एक उदाहरण बीच में, भाई उब गए हो तो बता दीजिएगा, उदाहरणों का भंडार है। तो बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी, यानी कि बाप ने एक हाथ का सांप मारा था तो बेटा कितने का मार दिया? 10 हाथ का। इसका मतलब ये हुआ कि बाप ने प्रेमिका को मारा तो बेटे ने पत्नी को ही मार दिया। उदाहरण तमाम है, अब उदाहरण बहुत ज़्यादा है, बस इतना ही जानिए, आगे बढ़ा जाए। तो जैसे कि आपका बाप यूपी कहलाता है और इसी का बेटवा आपका कह सकते हैं कि आपका उत्तराखंड है, तो बेटा एक कदम आगे निकल गया, यानी कि आपका नया पुलिस एक्ट बना लिया उत्तराखंड, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी पुलिस एक्ट नया नहीं बना। वहीं अंग्रेजों के ज़माने का ही पुलिस एक्ट आज भी हम पढ़ रहे हैं, यानी कि आज भी पुलिस व्यवस्था अंग्रेजों के ज़माने के बनाए गए कानून से ही गवर्न हो रही हैं। जब इसलिए गवर्न हो रही हैं कि सरकारों की इच्छा शक्ति नहीं है, और इसलिए गवर्न हो रही हैं कि सरकारें हमेशा पुलिस का अपने फेवर में मिसयूज की हैं, आज भी कर रही हैं। आप किसी भी राज्य में देख लीजिए, जिस पार्टी की सरकार है उनके कार्यकर्ताओं के पक्ष में आपका पक्षपात कर रही है पुलिस, किस चाहे यूपी हो। और यूपी में ही देख लीजिए, भाजपा के किस नेता का इनकाउंटर हो गया? बता दीजिए। विपक्षियों का तो हो जा रहा है, लेकिन भाजपा के किसी नेता का न तो बुलडोजर चला मकान पर। तो ये पुलिस का जो मने इसीलिए व्यवस्था नहीं सुधर रही है कि जो भी सरकार आती है पुलिस का प्रयोग आपका अपने हिसाब से करती हैं। जैसे पंजाब भी उदाहरण है, अब मान जी आ गए हैं, यानी कि 2 बूंद वाले, तो अपने हिसाब से पुलिस का यूज कर रहे हैं, विपक्षियों को परेशान कर रहे हैं। इस प्रकार आपका ये पुलिस राज्य और वेलफेयर राज्य में, यानी कि वेलफेयर स्टेट में डिफरेंस बताया गया। इसके बाद आपका तुरंत अब प्रेम्बल शुरू कर देना है कि जो ये पुलिस अधिनियम 1861 है, इसका उद्देश्य क्या है? तो आपका फिर एक बार देखिए भूमिका भाई, तब आपका देखिए सामान्यतः किसी भी कानून में आप पढ़ते होंगे तो सबसे पहले प्रियम्बल दिया जाता है, उसके बाद
किसी भी कानून में अमूमन सेक्शन 1 में आपका शार्ट टाइटल या संक्षिप्त नाम, उसका एक्सटेंट या विस्तार और प्रवर्तन तिथि यानी कि इन्फोर्समेंट डेट दी गई रहती है। लेकिन पुलिस अधिनियम एक ऐसा कानून है कि ये तीनों बातें गायब कर दी गई हैं। प्रियम्बल के बाद डायरेक्ट सेक्शन 1 आ जाएगा और 1 में डायरेक्ट डिफिनीशन दी गई है। ऐसा इसलिए किया गया कि पुलिस व्यवस्था राज्य का विषय है और राज्यों पर छोड़ दिया गया कि आप लागू करिए न करिए। और अभी सेक्शन बताया गया, कौन सा सेक्शन छोड़ता है राज्यों पर, तो 46 परिधि बताता है, एरिया। तो आइए प्रियम्बल देखा जाए। कभी कल देखिए जो पूछा जाता है वह ये पूछा जाता है कि पुलिस अधिनियम 1861 का क्या उद्देश्य है या क्या उद्देश्य नहीं है। तो पुलिस अधिनियम 1861 का 4 उद्देश्य दिया गया है। आपका पहले यानी कि उद्देश्य दिया गया है, चारों उद्देश्य देखिए। अब क्वेश्चन का मॉडल भी हमें चलते रहना है। मॉडल ये बन सकता है कि पुलिस अधिनियम 1861 का क्या उद्देश्य है या क्या उद्देश्य नहीं है। नहीं वाला क्वेश्चन ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि नहीं वाला का मतलब ये हुआ कि चारों उद्देश्य आपको याद होना चाहिए। तो पहला उद्देश्य है पुलिस को पुनर्गठित करना यानी कि पुलिस को पुनर्गठित करना का मतलब ये हुआ कि 1861 के पहले जो पुलिस की व्यवस्था अस्त व्यस्त थी, उस व्यवस्था को पुनः नए सिरे से एक जगह एकत्रित किया जाए, पुनर्गठित किया जाए, यानी कि उसको एक जगह अच्छे ढंग से क्या किया जाए, प्रावधानित। दूसरा उद्देश्य है अपराधों का निवारण करना, यानी कि ऑफेंस को प्रिवेंट करना, अपराधों को रोकना, यानी कि इस कानून का ये उद्देश्य है। दूसरा कि अपराधों का निवारण करना। अब कोरिलेशन भी आपको चलते रहना है कि अपराधों को रोकने के लिए आपका पुलिस एक्ट में तो हम पढ़ाएंगे ही कि क्या प्रावधान किया गया है, लेकिन आपका ज़्यादातर प्रावधान सीआरपीसी में भी मिलेगा। और जो पुलिस का निवारक कार्य या पुलिस का प्रिवेंटिव जो एक्ट है, वह आपका सीआरपीसी में, जब इस उद्देश्य को पढ़िएगा तो सीआरपीसी का एक अध्याय पढ़िएगा। अध्याय 11 में दिया गया है पुलिस का निवारक कार्य। और अध्याय 11 के आपका जो सेक्शन इसमें दिया गया है 149 से लेकर 153, यानी कि पुलिस का ये कर्तव्य है कि वह अपराध होने से रोके, अपराधों का निवारण करे। और इसके लिए व्यवस्था केवल पुलिस एक्ट में ही नहीं है, हमारी सीआरपीसी भी करती है। तो आपका अध्याय वाइज क्वेश्चन बना है। सीआरपीसी में भी आपका अध्याय वाइज ये बनता है कि अध्याय 11 में किसका प्रावधान है। ऐसा क्वेश्चन आपका बिहार एपीओ में बना था कि राज्य के विरुद्ध अपराधों का उल्लेख किस अध्याय में आईपीसी में किया गया है। तो कल शाम को ही बताया गया था। फिर एक बार देखिए, आईपीसी में भी कोरिलेट करना है, अध्याय वाइज भी अब क्वेश्चन बन रहा है। तो दो पहले 11 हो जाए आपका अध्याय। अध्याय 11 सीआरपीसी में पुलिस का प्रिवेंटिव एक्ट दिया गया है और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण धारा है वह 151 है यानी कि 151 है, जहां से वर्तमान में प्री में और मेंस में भी आजकल क्वेश्चन बन रहा है। बिहार ने एक बार मेंस में बना रखा है। मेंस में ये क्वेश्चन बना था कि प्रिवेंटिव अरेस्ट क्या है। प्रिवेंटिव अरेस्ट का मतलब ही हुआ
कि अगर कोई व्यक्ति संज्ञेय अपराध कॉग्निजेबल ऑफेंस करने वाला है, इस बात की संभावना है, तो पुलिस उस अपराध को करने से रोकने के लिए यानी कि अपराध का निवारण करने के लिए ऐसे व्यक्ति को वारंट के बिना विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। इसी को हम क्या कहते हैं? अपराध करने के पूर्व गिरफ्तारी या निवारक गिरफ्तारी या प्रिवेंटिव अरेस्ट। याद रखिए किस धारा में है? 151। यानी कि पुलिस का ये कर्तव्य है कि अपराधों का क्या करे? निवारण। इतना ही पर्याप्त है। अगला उद्देश्य देखिए। अगला उद्देश्य आपका ये है कि अपराधों का पता लगाना। यानी कि पुलिस अधिनियम का तीसरा उद्देश्य है कि अपराधों का पता लगाया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि अपराध हुआ कि नहीं, किसने अपराध किया या अपराधी किस ओर भागे हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जाए, न्यायालय में पेश किया जाए, उनसे पूछताछ की जाए, उनका बयान दर्ज किया जाए, ये इत्यादि बातें इसमें शामिल हैं। तो अपराधों का पता लगाना और उनका अन्वेषण करना ये सीआरपीसी में शुद्ध रूप से मिलेगा। और उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के पैराओं में मिलेगा। यानी कि जब पुलिस आप रेगुलेशन पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश, तो आपका 1/3 सीआरपीसी ऐसे ही कोरिलेट करके समा क्योंकि जो पुलिस का कार्य आपका पुलिस एक्ट और रेगुलेशन में है, वही कार्य कहाँ मिलेगा? ज़्यादातर आपका सीआरपीसी में। तो जो जो सेक्शन को रिलेट होंगे, जैसे एक उदाहरण मैं बता दूं, जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना है, तो पुलिस कहाँ तक पीछा करके गिरफ्तार कर सकती है? तो सीआरपीसी की धारा 48 बताती है कि भारत में कहीं भी। तो ऐसा ही प्रावधान आपको कहाँ मिलेगा? आपका रेगुलेशन में और 148 पैरा में। तो आगे बताया जाएगा। यानी कि आपका अच्छा यही रहेगा कि सीआरपीसी के जितने प्रावधान हैं वो भी पढ़ते रहिए, और आपका पुलिस एक्ट और रेगुलेशन भी सबसे अच्छा तरीका है कम समय में ज़्यादा तैयार करने का, और कोई उपाय नहीं है इसका। फिर एक बार आगे बढ़ा जाए। इसमें आपका अपराधों का पता लगाने के लिए आपका उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन में तो प्रावधान डिटेल में किया ही गया है, सीआरपीसी में भी प्रावधान किया गया है। और इसको जब पढ़िएगा तो सीआरपीसी का अध्याय 12 या 12 पढ़ना है, और सेक्शन आपका 154 से लेकर 176। यानी कि पुलिस आपका अपराधों का इन्वेस्टिगेशन करे, एविडेंस को कलेक्ट करे, बयान ले गवाहों का, अभियुक्त को का बयान ले, इत्यादि बातें ये डिटेल में सीआरपीसी से भी गवर्न होगी। और कौन सा चैप्टर हम पढ़ेंगे? 12। और कहाँ से कहाँ तक सेक्शन है? 154 से लेकर 176 तक, इसको पढ़ते समय। और चौथा उद्देश्य है कि पुलिस को अधिक दक्ष उपकरण बनाना। दक्ष का मतलब कुशल बनाना। यानी कि कुशल का मतलब कि पुलिस आपका तीव्र गति से काम करे, यानी कि तेजी से काम करे। तो पुलिस को अधिक दक्ष उपकरण बनाना इसका मतलब ये हुआ कि पुलिस को ऐसा बनाया जाए ताकि अगर कोई अपराध होने वाला है, तो पुलिस अपराध होने के पहले ही आपका पहुंच जाए और अपराध होने से रोके, या अपराध हो भी गया है तो बहुत तीव्र गति से उस अपराध के विषय में कार्यवाही करे।
तो जो वर्तमान समय का नियम है, यही आपका पुलिस में कमी है। कमी ये है कि पुलिस जो ये साइबर अपराध हो रहे हैं, यानी कि जो आपका साइबर क्राइम हो रहा है, यानी कि जो संसूचनाओं द्वारा अपराध हो रहे हैं, इन अपराधों से निपटने में हमारी पुलिस व्यवस्था लगभग पूरी तरह विफल है। क्योंकि साइबर अपराधियों को पकड़ना आसान आसान काम नहीं है। कहाँ से अपराध किया गया, इसके लिए आवश्यक है वर्तमान समय में कि पुलिस को अच्छे से इसके लिए ट्रेनिंग दी जाए। लेकिन अब हाई स्कूल पास है तो क्या साइबर अपराध के बारे में ज़्यादा जानेगा। तो इसके लिए सलाह दी जाती है कि जो ये आपका मने का इंजीनियरिंग करके लड़के बैठे हैं, उनको आप क्या करिए, भर्ती करिए, और ताकि वे लड़के क्या करें, साइबर अपराध कहाँ से हुआ, किसने किया, किस नंबर से हुआ, इसका पता लगा सकें। क्योंकि पुलिस में उतना अभी आपका सक्षमता नहीं है, उतना तकनीक अभी विकसित नहीं हो पाई। जैसे आपका अगर मान लीजिए फेसबुक हैक हो जाता है, आपका मोबाइल हैक हो गया, अब तो तमाम उपाय हैं, लिंक भेज दे रहे हैं, जैसे ही लिंक पर क्लिक करिए खाता खाली। बस आपको लिंक पर क्या करना है, क्लिक करना है। अब तो डर लगता है कोई लिंक भेजता है तो उस पर हाथ रखने में भी, यानी कि बस आप क्लिक कर दीजिए। और पेगासस के मामले में वो भी आवश्यक नहीं है, वो तो एक मिस कॉल आ गया या आप जान भी नहीं पाएंगे, एक मैसेज भी आ गया हल्का सा, तो आपका पूरा मोबाइल हैक हो गया। ये इजराइल कंपनी ने बनाया और भारत में भी इसका प्रयोग हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। भले सरकार आनाकानी करे कि नहीं बताएंगे, ये राष्ट्र का किसका मामला है, सुरक्षा का। तो इस प्रकार आपका 4 उद्देश्य थे, चारों उद्देश्य रट्टा मार कर जाना है। अब कौन उद्देश्य नहीं है, इसी में आपका घुमाता है। तो 4 से बाहर जो भी जाए वह उद्देश्य क्या है पुलिस अधिनियम का, नहीं है। अब सेक्शन पर आ जाइए। पुलिस अधिनियम में कोई अध्याय नहीं है। पहला ये नहीं कि अध्याय मार दीजिएगा, क्योंकि भरमाऊ क्वेश्चन आजकल ज़्यादा पूछ रहा है, कितने अध्याय कितनी धाराएं। तो पुलिस अधिनियम में चैप्टर नहीं दिया गया है, बिना चैप्टर के ही टोटल 47 सेक्शन दिए गए हैं। बिना अध्याय के कोई अध्याय नहीं है। अब यह है कि सेक्शन 1 आ जाइए। सेक्शन 1 से एक क्वेश्चन बनने का पूरा चांस रहता है, और बना भी है हमेशा। धारा 1 में इंटरप्रिटेशन दिया गया है, निर्वचन दिया गया है, यानी कि धारा 1 में। फिर हम बता दें भाई, सामान्यतः किसी कानून की धारा में 1 में आपका जो दिया जाता है वह शार्ट टाइटल या संक्षिप्त नाम, उस कानून का विस्तार और उस कानून का प्रवर्तन तिथि। लेकिन पुलिस एक्ट में ये सब नहीं है। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि पुलिस अधिनियम की किस धारा में परिभाषा या निर्वचन दिया गया है। तो सेक्शन 2 न मार दीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर कानूनों में किस धारा में है, 2 में। लेकिन पुलिस अधिनियम ऐसा कानून है जिसमें किस सेक्शन में है, 1 में। भाई कई लोग आपका, देखिए दिमाग यहीं अस्थिर रखना है परीक्षा में। कई लोग आपका ये सोच रहे होंगे कि जब सीआरपीसी में धारा 2 में है, सीपीसी में 2 में है, तो हो सकता है कि पुलिस अधिनियम में भी किस में हो, 2 में। लेकिन 2 नहीं, 1 याद रखिएगा। तो 1 में परिभाषाएं दी गई हैं। अब परिभाषाओं से पहले मॉडल बना लिया जाए धारा 1 का। धारा 1 में जो परिभाषाएं आपका दी गई हैं, उसमें 4-5 परिभाषाएं अति महत्वपूर्ण हैं। एक तो जिले का मजिस्ट्रेट पर आ जाता है, डीएम पर आ जाता है, और डीएम पर भी क्वेश्चन आपका आ चुका है। इसके बाद आपका सबॉर्डिनेट रैंक का पुलिस अधिकारी, यानी कि एक अपर रैंक का और एक सबॉर्डिनेट रैंक का
अधीनस्थ रैंक का, तो इसमें जो आपका क्वेश्चन बना है कि कौन पुलिस अधिकारी अधीनस्थ पंक्ति का माना जाएगा, तो बस एक लाइन याद रखना है। जो पुलिस अधिकारी डीवाईएसपी यानी कि पुलिस उपाधीक्षक अर्थात डीवाईएसपी से क्या हो, नीचे, रट्टा मार कर जाइएगा ये सब। जो पुलिस अधिकारी डीवाईएसपी से नीचे का रैंक का हो वह सबऑर्डिनेट क्लास का होगा। तीसरा क्वेश्चन जो बनता है, ढोर से ज्यादा बन रहा है। ढोर मतलब मवेशी, मवेशी मतलब एनिमल, एनिमल मतलब जानवर। तो जो ज्यादातर क्वेश्चन बनता है कि पुलिस अधिनियम के तहत जानवर में कौन शामिल नहीं है, यानी कि कौन जानवर में शामिल नहीं है, तो आपका 2015 एपीओ में बना। 4 आपका पशुओं का नाम दिया गया था, उसमें कुत्ता भी दिया गया था। तो ये कुत्ता इतना वफादार होते हुए भी जानवर में शामिल नहीं किया गया है। तो आगे बताया जाएगा, उसको कोरिलेट करना पड़ेगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आपका बनता है वह कभी काल व्यक्ति से भी बन जाता है या पर्सन से, कि व्यक्ति में कौन कौन शामिल हैं। फिर आपका प्लेस से बन जाता है कि प्लेस में कौन शामिल है। तो आपका देखिए क्रम भाई फर्स्ट सेकंड थर्ड करके परिभाषा नहीं दी गई है। सेक्शन 1 में पैराग्राफ चेंज करते हुए परिभाषाएं दी गई हैं। तो सेक्शन 1 की पहली परिभाषा उठाई जाए आपका। हाँ, एक और क्वेश्चन मॉडल बनता है प्री में, वो भी बता दिया जाए। किस कानून में, अब 3 ही 4 कानून पर केवल ज्यादा फोकस करना है। आपका यूपीजे में चूंकि आपका अन्य भी कानून है, तो उसमें भी एक बार बना है कि संविदा अधिनियम की किस धारा में परिभाषा दी गई है, तो सेक्शन 2 में। तो उसी प्रकार अब आपका 3 कानून में जिन जिन धाराओं में डिफिनीशन है सभी आपका याद करिए। सीआरपीसी में पूछे किस धारा में, तो सेक्शन 2 में। अगर यही आपका एविडेंस में पूछ ले तो सेक्शन 3 में। और यही आपका आईपीसी में पूछ ले तो सेक्शन आपका 6 से लेकर 52A में, यानी कि धारा 6 से लेकर 52A तक में परिभाषाएं दी गई हैं, याद किए रहिएगा। और यही आपका पुलिस एक्ट में पूछ ले तो कौन सा सेक्शन में दी गई है, तो पुलिस एक्ट के सेक्शन 1 में। अब आइए 1 में आपका देखा जाए, डीएम की परिभाषा दी गई है, जिले का मजिस्ट्रेट की परिभाषा दी गई है। अब जब भी डीएम पढ़िए तो आपका जो भी डीएम के बारे में व्यवस्था हो, जो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चाहे वह सीआरपीसी में पूछा जाए, चाहे पुलिस एक्ट में पूछा जाए या अन्य जगहों पर पूछा जाए, एक मने याद करना पड़ेगा, इसको अच्छे से समझना पड़ेगा। देखिए जिला का जो मजिस्ट्रेट होता है, आपका किसी जिले का मजिस्ट्रेट कहा जाएगा, तो जिस व्यक्ति पर जिले के कार्यपालकीय प्रशासन का भार हो। यानी कि इसका मतलब ये है कि जिले में एग्जीक्यूटिव का हेड कौन है या कार्यपालकीय प्रशासन का भार किस पर होता है, तो जिस व्यक्ति पर कार्यपालकीय प्रशासन का भार होता है वही व्यक्ति डीएम कहलाता है, जिले का मजिस्ट्रेट कहलाता है। जहाँ तक जिले के मजिस्ट्रेट की बात है, जिले के मजिस्ट्रेट को ही कलेक्टर भी कहा जाता है। तो इंटरव्यू में ये क्वेश्चन बना था कि डीएम और कलेक्टर में अंतर क्या है, तो अच्छे से तैयार रखिएगा। व्यक्ति एक होता है जब वह आपका कार्यपालकीय कार्य करता है, यानी कि प्रशासनिक कार्य करता है, तो जिले का मजिस्ट्रेट कहलाता है। और चूंकि रेवेन्यू के मामले में
भू राजस्व के मामले में वह जिले का सबसे बड़ा अधिकारी है, तो जब रेवेन्यू के मामले देखता है तो उसे कलेक्टर कहा जाता है। तो अगर कलेक्टर कहा जाए तब भी इसका मतलब कि व्यक्ति वही है। अगर आपका डीएम कहा जाए तब भी व्यक्ति वही है, लेकिन हैसियत में अंतर है। इसी आधार पर आप कचहरी में भी याद रखिएगा, जिला एवं सत्र न्यायालय। तो आपका व्यक्ति एक होता है। जब वह जज आपका सिविल मामला देखता है तो आपका जनपद न्यायाधीश कहलाता है, जिला जज कहलाता है, डीजे कहलाता है, अर्थात डिस्ट्रिक्ट जज कहलाता है। वही व्यक्ति अगर आपराधिक मामलों की सुनवाई करता है तो उसका नाम चेंज हो जाता है कोर्ट ऑफ सेशन, यानी कि सत्र न्यायालय। यानी कि व्यक्ति एक, और जैसे मामले देखेगा वैसे उसकी हैसियत। उसी प्रकार आपका जिले का मजिस्ट्रेट आइए। जिले का जो मजिस्ट्रेट है आपका कार्यपालिकीय प्रशासन का प्रधान होता है। तो पहला जो अगला क्वेश्चन बनता है कि जिले के मजिस्ट्रेट की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, डीएम पर कंट्रोल कौन रखता है। तो आपका इसके लिए सीआरपीसी जाना पड़ेगा। सीआरपीसी की धारा 20 पढ़नी पड़ेगी। जैसे कि आपका मैच होता है 2020 का। देखिए, कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति राज्य सरकार करती है और उन्हीं कार्यपालक मजिस्ट्रेटों में से किसी एक को जिला मजिस्ट्रेट बनाया जाता है, यानी कि डीएम बनाया जाता है। तो कार्यपालक मजिस्ट्रेटों में से ही एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में से ही एक को क्या बनाया जाता है, जिले का मजिस्ट्रेट, या जिले का मुखिया कहिए या जिले का हेड कहिए। और देखते ही हैं जिले का हेड होने के नाते इतने फंड आते हैं। आपका भूखमरी का फंड आया, तमाम फंड आते हैं और इतने कार्य रहते हैं और इतना पैसा आता है कि आप पूजा सिंघल का उदाहरण देख लीजिए। कई करोड़ रुपया मिल गया, अभी पता ना कहाँ दबा कर रखी होंगी। अभी आपका हो सकता है कि कहीं बिल्डिंग खरीदी हो, कहीं कुछ खरीदी हो, पैसा ज़्यादा हो गया तो रिश्तेदार के नाम खरीद ली हो। तो बहुत पैसा है। बस आपका एक और लास्ट में डीएम का उदाहरण बता दें। कल आपका डीएम के बारे में डिटेल में चला जाएगा परिभाषा। धीरे धीरे भाई थोड़ा स्पीड बढ़ेंगी। जैसे आज थोड़ा बहुत स्पीड बढ़ी है, 2-4 दिन समय लगता है फ्लो में आने में। अब ये नहीं कि पहले दिन ही 100 की स्पीड में चलने लगे तो नए लोग पहले दिन भाग जाएंगे। तो अभी समय है, थोड़ा क्या किया जाए, थोड़ा स्लो चला जाए। एक डीएम देखा जाए आपका पटना का भाई। एक जब बाढ़ आई थी बिहार में तो बहुत कार्य किए, उनको आपका कई पुरस्कार भी मिले। 1-2 साल बाद जब जांच हुई तो पता लगा कि एक कई करोड़ का घोटाला कर दिए। ये बात आपका मीडिया में आ गई। डीएम साहब को अंत में आत्महत्या करनी पड़ी। यानी कि आपका इसका मतलब ये हुआ कि आप पद पर हैं तो भाई आपका एक सीमा भी है। एक सीमा से अगर अधिक अति करेंगे तो हो सकता है कि प्रकृति ही आपको दंड दे दे, इसमें कोई शक नहीं। यानी कि जाति उतना ही करिए जितना लोग क्या कर सकें, बर्दाश्त कर सकें, वो तो अलग बात है। तो 15 मिनट का भाई ब्रेक रहेगा और तब आपका एविडेंस का क्लास चलेगा। आपका 7:15 हो रहा है भाई, 8:30 बजे क्लास शुरू हो जाएगा। 15 मिनट का ब्रेक रहता है, बाद में ब्रेक थोड़ा कम किया जाएगा, 10 मिनट का ही किया जाएगा।